सुंदरम संस्कृतम। बच्चों, आज हम समास प्रकरण का दूसरा भाग अर्थात आज हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आज हम देखेंगे द्वंद्व समास। तो बच्चों, द्वंद्व का अर्थ हो जाता है दो या दोनों। इसकी परिभाषा संस्कृत में है चाखे द्वंद्व। चाखे द्वंद्व अर्थात च अर्थे द्वंद्व। च अर्थे द्वंद्व। च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च अर्थे द्वंद्व का अर्थ हो जाता है कि च के अर्थ में द्वंद्व समास हो जाता है। च का अर्थ होता है और, जैसे पिता और पुत्र, माता और पिता। पिता च पुत्र च, माता च पिता च। तो इस तरह से ये समास बन जाता है। जैसे पिता च पुत्र च, यहाँ पर च जुड़ गया। पिता च पुत्र च, ये च के अर्थ में द्वंद्व समास है। इसका एक शब्द बन जाता है पिता पुत्रो। तो बच्चों, यही द्वंद्व समास है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ हो जाता है दो या दोनों। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका संस्कृत में परिभाषा है चाखे द्वंद्व अर्थात च अर्थे द्वंद्व। जिस समास में दो पद च के अर्थ में जुड़े रहते हैं उससे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पिता च पुत्र च, पिता अलग पद हुआ, पुत्र अलग पद हुआ, लेकिन दोनों पदों को कौन जोड़ रहा है? और शब्द। और शब्द मतलब च शब्द जोड़ रहा है, इसलिए पिता च पुत्र च का हो गया पिता पुत्रो। तो इसी को कहते हैं द्वंद्व समास। तो बच्चों, अब तो समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास के भेदों के विषय। इतना समझ गए ना? चाखे द्वंद्व, च अर्थे द्वंद्व अर्थात जहां पर और शब्द च शब्द जुड़ा रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पिता च पुत्र च बराबर हो गया पिता पुत्रो। अब तुम लगता है कि समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास के भेदों के विषय में। मैं मिटा देता हूं। अब देखेंगे द्वंद्व समास के भेदों के विषय में। तो बच्चों, इस द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। इस द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा एक्सेस द्वंद्व। तो बच्चों, इस तरह से द्वंद्व समास के तीन भेद हो गए। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है एक्सेस द्वंद्व। देखो बच्चों, जैसा ये नाम है उसी तरह से इसका गुण भी है। इतरेतर का अर्थ होता है इतर इतर अर्थात भिन्न भिन्न। समाहार का अर्थ होता है समूह और एक्सेस का अर्थ होता है एक पद शेष रह जाता है, बाकी सभी पद लुप्त हो जाते हैं।
तो बच्चों अब हम इन तीनों के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, इतरेतर का अर्थ होता है भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न अर्थ वाले दो पद, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग अर्थ वाले दो पद जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे माता च पिता च, यहाँ पर देखिए माता च पिता च, माता अलग है और पिता अलग है, दो अलग अलग पद च के साथ ये जुड़ गए तो इसका एक शब्द बन जाता है माता पितरौ, है ना, माता पितरौ। उसी तरह से अच्छा बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद समाहार और एक शेष के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो इसका मुझे उदाहरण लिखना है, इसको मैं अभी मिटा लेता हूँ। हाँ तो बच्चों देखिए, ये इतरेतर द्वंद्व, इतर का अब मैं शुरू से ही बता देता हूँ। इतर मतलब भिन्न भिन्न का होता है अलग अलग। तो इतर भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ वाले पद जब दोनों एक साथ आपस में मिल जाते हैं और किसके सहारे, च के सहारे, और के सहारे, तब जो समास बनता है, समस्त पद बनता है, उसको कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे भिन्न भिन्न पद है, जैसे माता च पिता च बराबर हो गया माता पितरौ, ऐसा। फिर अलग देख लीजिए, राम च लक्ष्मण च, राम च लक्ष्मण च, इसका एक शब्द हो गया राम लक्ष्मणौ। तो इस तरह से बच्चों यहाँ च के अर्थ में ये समास बन जाता है, और जब समस्त पद बन जाता है तो इस च का लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे माता च पिता च के बदले हम कह सकते हैं माता पितरौ, और राम च लक्ष्मण च के बदले हम कह सकते हैं राम लक्ष्मणौ। तो इस तरह से बच्चों यही इतर अर्थात दोनों भिन्न भिन्न अर्थ वाले पद जब एक साथ मिल जाते हैं और एक समस्त पद बनाते हैं, उसको कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। बच्चों मैं समझता हूँ अब समझ गए होंगे, समझे ना? अच्छा ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। इतरेतर मतलब इतर भिन्न भिन्न अर्थ वाले दो पद जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे इतरेतर द्वंद्व समास करते हैं। जैसे माता च पिता च माता पितरौ, राम च लक्ष्मण च राम लक्ष्मणौ। तो बच्चों परीक्षा में कैसे पूछेगा उसको भी देख लीजिए नजर, इस तरह से पूछ लेगा। माता च पिता च रहेगा तो लिख देना होगा माता पितरौ। अगर राम च लक्ष्मण च लिखा हुआ रहेगा तो लिख देना होगा राम लक्ष्मणौ। तो इसको हटा के इसको लिखना होता है, और अगर राम लक्ष्मण रहेगा वाक्य में तो लिख देना होगा राम च लक्ष्मण च, ऐसा लिख देना होगा। तो बच्चों अब तो समझ गए होंगे ना? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं समाहार द्वंद्व के विषय में। ये द्वंद्व समास का दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ हो जाता है समूह। तो ये द्वंद्व समास का दूसरा भेद है समाहार
द्वंद्व। अब समाहार का अर्थ हो जाता है समूह। अब बच्चों देखो, समूह तो समूह, लेकिन ऐसा समूह जो बिल्कुल विरोधी समूह हो, जैसे सांप और नेवला, गाय और बाघ, ये विरोधी है ना। अगर बाघ के सामने हम गाय को रख देंगे तो बाघ खा जाएगा, विरोधी हुआ। और अगर सांप और नेवला, अगर किसी सांप को नेवला देख लिया तो छोड़ता नहीं है, खा जाता है। तो इस तरह से विरोधी पद जब एक साथ समूह बनाकर मिल जाते हैं उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें अहि कहते हैं संस्कृत से सांप को। अहि च नकुलः च तयोः समाहारः अहि नकुलः। जैसे अहि च नकुलः च तयोः समाहारः। अब बच्चों देखो, अहि च नकुलः च तयोः समाहारः मतलब सांप और नेवले का समूह। इसको एक शब्द में हम कह देते हैं अहि नकुलम। सांप और नेवले का समूह को कहते हैं अहि नकुलम। तो बच्चों समझ रहे हैं ना, समाहार द्वंद्व समास में ये है कि इसमें दोनों पद विरोधी पद रहते हैं। जैसे सांप और नेवला ये दोनों विरोधी पद हुए, गाय और बाघ ये दोनों विरोधी पद हुए। तो उसी तरह से ये दोनों जब अलग अलग ग्रुप वाले, अलग अलग दल वाले जब एक साथ समूह बनाकर, इसका अहि का सांप का अलग समूह है और नेवले का अलग समूह, दोनों समूह जब एक साथ मिल जाते हैं उसको कहते हैं समाहार द्वंद्व समास। जैसे अहि च नकुलः च तयोः समाहारः, इन दोनों का समाहार हो जाता है, समूह बन जाता है, तो उसको कहते हैं अहि नकुलम। उसी तरह से बच्चों गाय और बाघ का समूह को कहते हैं गो व्याघ्रम। जैसे गावः च व्याघ्रः च तयोः समाहारः गो व्याघ्रम। देखो बच्चों, यहाँ पर गाय अलग जाती है, बाघ अलग जाती है, और ऐसा अलग जाती है कि दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। तो ये दोनों का जो समूह बनता है उस समूह को कहते हैं गो व्याघ्रम। इस तरह से बच्चों अब तो समझ गए होंगे, समझे ना? अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए ना। देखिए, द्वंद्व समास का दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व, और समाहार द्वंद्व का अर्थ होता है समूह। समाहार का अर्थ हो जाता है समूह। तो ऐसा समूह जो विरोधाभास मतलब कहेंगे एक दूसरे के दुश्मन वाले, ये दोनों पद जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सांप और नेवले का समूह को कहेंगे अहि नकुलम, गाय और बाघ ये दोनों के समूह को कहेंगे गो व्याघ्रम। अभी तो बच्चे समझ गए होंगे, परीक्षा में कैसा पूछेगा उसको भी देख लीजिए। कितना लंबा शब्द दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ रहेगा, तो उसके बदले आप लोगों को लिखना होगा गो व्याघ्रम, गावः च व्याघ्रः च तयोः समाहारः। इतना लंबा शब्द लिखा हुआ रहेगा, तो इसको बच्चों हटा देना है और सिर्फ लिख देना है आपको गो व्याघ्रम। अब बच्चों अब इतना सरल दे दिया है, इतना सरल परीक्षा में पूछेगा कि आपको मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत कौन सा उत्तर होगा जान जाइए। जैसे गावः च व्याघ्रः च तयोः समाहारः ये रहेगा, और विकल्प में 4 दे देगा, जैसे गो व्याघ्रम है, गो व्याघ्र है, गो व्याघ्रौ है, इस तरह से विकल्प दिया हुआ रहेगा। तो यह पद नपुंसकलिंग में होता है, जैसे गो व्याघ्रम फलम की तरह इसका रूप चलता है। तो
तो ये नपुंसकलिंग पद रहेगा। आप जैसे इतना लंबा शब्द देखेगा आप तुरंत पा जाइएगा उत्तर की होगा गो व्याघ्रम। इस तरह से परीक्षा में पूछेगा। अब बच्चे हम चलते हैं द्वंद्व समास का तीसरा भेद। इसको मैं मिटा देता हूं। तो बच्चे अब देखिए द्वंद्व समास का तीसरा भेद। अब तीसरा भेद है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व। एक शेष ये भी स्पष्ट हो रहा है। एक शेष, एक मतलब एक बच जाना और बाकी सब लुप्त हो जाना, लोप हो जाना। तो जिस द्वंद्व समास में एक पद सिर्फ शेष रह जाता है बाकी सभी पद लुप्त हो जाते हैं तो उससे कहते हैं एक शेष द्वंद्व समास। जैसे यहाँ पर और जो पद शेष रह जाता है वह पुरुष पद, पुल्लिंग पद शेष रह जाता है, बाकी स्त्रीलिंग पद सभी लुप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम देंगे माता च पिता च। यहाँ पर उदाहरण हम इसी को दिए माता च पिता च। इसका हो जाता है पितरों। अब बच्चों देखो यहाँ पर माता तो स्त्रीलिंग शब्द है, पिता पुल्लिंग शब्द है। अब ये पद लुप्त हो गया और ये पद शेष रह गया। एक शेष यहाँ पर देख रहे हैं तो पिता पद शेष रह गया, बाकी सभी पद लुप्त हो गए। इसमें पुल्लिंग पद शेष रह जाता है, बाकी स्त्रीलिंग पद सभी लुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच जाता है पिता, तो उसका हो जाता है पितरौ। उसी तरह से अजा च अजः च, अजा च अजः च बराबर अजौ। यहाँ पर अजा का अर्थ होता है बकरी और अजह का अर्थ होता है बकरा। तो इस तरह से यहाँ पर पुल्लिंग शब्द अजह है, बकरा है, तो स्त्रीलिंग शब्द ये लुप्त हो गया और सिर्फ एक शेष रह गया, वो पद है अजह, तो इसका हो गया अजौ। तो बच्चों इस तरह से एक शेष द्वंद्व समास आप ठीक से नहीं समझे होंगे और एक बार इसको आप देख लीजिए। तो बच्चों द्वंद्व समास का तीसरा भेद है एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष का अर्थ होता है जिसमें एक पद शेष रह जाता है। और कौन सा पद शेष रह जाता है? पुल्लिंग पद। पुल्लिंग पद इसमें शेष रह जाता है, बाकी सभी पद लुप्त हो जाते हैं, उससे एक शेष द्वंद्व समास करते हैं। जैसे माता च पिता च, यहाँ पर माता स्त्रीलिंग शब्द है, ये लुप्त हो गया, इसका लोप हो गया, सिर्फ बच गया पिता पद। तो इस तरह से पितरौ बन गया शब्द। उसी तरह से यहाँ पर अजह, अजा च अजह च, माने स्त्रीलिंग शब्द है अजा और पुल्लिंग पद हुआ अजह, तो इसलिए पुल्लिंग पद शेष रह जाता है तो बन गया शब्द अजौ। तो बच्चों इस तरह से मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। अब परीक्षा में पूछेगा माता च पिता च, इस तरह का दे दिया और वहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा। तो एक शेष द्वंद्व समास के अंतर्गत ये उदाहरण आएगा पितरौ। अब आपको मैं शुरू में ही जब द्वंद्व समास का उदाहरण दिया उस समय भी ये उदाहरण लिखा था, आप याद कर रहे होंगे। माता च पिता च लिखा था ना। तो बच्चों माता च पिता च, इसका माता पितरौ भी होगा और माता च पिता च का होगा पितरौ, ये भी। तो एक शेष द्वंद्व समास के अंतर्गत पितरौ हम लिख सकते हैं और सामान्य समास, सामान्य द्वंद्व समास के अंतर्गत हम लिख सकते हैं माता पितरौ। माता च पिता च माता पितरौ लिख सकते हैं सामान्य समास के अंतर्गत। और एक शेष द्वंद्व समास के अंतर्गत अगर लिखना होगा तो माता च पिता च को लिख देंगे पितरौ।
तरह। तो बच्चे अभी तो समझ गए होंगे, हैं? तो बच्चे अब ये आज हम देखें द्वंद्व समास के तीनों भेदों के विषय में। द्वंद्व समास और द्वंद्व समास के तीनों भेदों के विषय में देखिए बच्चों। अब बच्चों देखो, इस तरह की बात है, मेरा वीडियो जब भी देखना होगा आप लोगों को पूरा वीडियो देखिएगा, आधा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो ये क्या है हम समझे नहीं, इस तरह का लग जाएगा मन में। लेकिन जब पूरा वीडियो मेरा देखिएगा तो आपको मैं सोचता हूँ कहीं पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण सिलेबस का मैं इसमें विस्तृत बतला रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप और भी वीडियो देखते होंगे तो तुलना कर लीजिएगा, आपको जरूर अंतर लगेगा। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं, अगले दिन हम पढ़ेंगे और अगले दिन ऐसा चैप्टर हम पढ़ेंगे, ऐसा अध्याय पढ़ेंगे। आज ही आपको मैं बतला देता हूँ, अगले दिन हमारा रहेगा समय लेखनम। और बच्चों मैं उसमें कहता हूँ कि आप 4 में 4 अंक निश्चित रूप से गारंटी के साथ लाइए। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन समय लेखनम पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों